तो लेट अस सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन होता क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो ऐसा मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट and is directed toward mean position is called simple harmonic motion। वो मोशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है कि ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन किधर हो, टुवर्ड द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन की तरफ हो। क्या मतलब है मीन पोजीशन का? ये वाला जो पोजीशन है यहाँ पे जो जीरो दिखाया गया हुआ है, जीरो, दिस जीरो पोजीशन, यानी यहाँ पे x इक्वल टू 0 है। ये ओरिजिन पे मान लिया गया है। यहाँ पे एक मास रखा हुआ है जो कि कहाँ पे है, इसको अभी कोई ना तो इसको इस साइड खींचा हुआ है ना इस साइड कंप्रेस किया हुआ है। तो ये पोजीशन, इसको हम लोग कहते हैं मीन पोजीशन कहलाता है। ये दिस इज कॉल्ड मीन पोजीशन। मीन्स पोजीशन जहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, इसको ये मीन पोजीशन कहा जाता है। यहाँ पे ये मीन पोजीशन है। अब इस मीन पोजीशन से मान लो मैंने इसको कंप्रेस किया ऐसे मास को, यहाँ एक्स डिस्टेंस ये जो है, ये इस साइड जो है ये बी पोजीशन तक ले गए। तो इस मास पे इस मास पे जो फोर्स लगेगा, ये फोर्स का डायरेक्शन एफ होगा और ये इस डायरेक्शन में स्प्रिंग जो है इस पे फोर्स लगाएगी। दिस स्प्रिंग विल अप्लाई ए फोर्स एफ इन दिस डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन ऐसे होगा, इस डायरेक्शन में स्प्रिंग इस पे फोर्स लगाएगा। अब देखो कि जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स लगता है उधर ही क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। जिधर आपका रिजल्टेंट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स, उधर ही क्या होगा, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन जिधर आपका रिजल्टेंट फोर्स, इसका मतलब क्या हुआ, इस पे फोर्स स्प्रिंग का इधर लग रहा है, एक्सेलरेशन इधर ही होगा। और ये मीन पोजीशन जो है ये, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या हुआ, मीन पोजीशन की तरफ हो गया। ये एक्सेलरेशन है तो इसका डायरेक्शन किधर हुआ, मीन पोजीशन की तरफ हुआ। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगा, यानी यहां हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के, एंड किधर होगा, टुवर्ड द मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन है ये, यानी एक्सेलरेशन किधर होगा, इधर ही होगा, क्योंकि ये फोर्स इधर लग रहा है स्प्रिंग की वजह से, रिजल्टेंट फोर्स। तो ये आपका जो है इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन जो है प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के। क्या मतलब है कि अगर एक्स का वैल्यू ज्यादा हुआ तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है। अभी आगे हम और भी इसका देखेंगे क्या होता है। और ये एक्सेलरेशन जो होगा इसका डायरेक्शन क्या इधर होगा, टुवर्ड द मीन पोजीशन। अब यहां से अगर हम मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट को देखें, यहाँ एक साइन अभी हम आगे भी लगाएंगे, ये निगेटिव एक्चुअली होता है कि यहां से देखेंगे तो यहां से अगर हम मेजर करें डिस्प्लेसमेंट को इस पोजीशन से, यहां से, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है और फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। तो एक्सेलरेशन भी किधर हो रहा है, इधर ही हो रहा है। तो अगर हम मीन पोजीशन कह दे रहे हैं तो यहां निगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, वरना अगर हम ऐसे कहें तो एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है, एक्सेलरेशन इधर है और डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर हो रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम ये निगेटिव यहां लगाएंगे। लेकिन अगर मीन पोजीशन कह देंगे तो मीन पोजीशन कह देने का मतलब है टुवर्ड द मीन पोजीशन। हम कह रहे हैं एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन, यानी एक्सेलरेशन मीन पोजीशन के तरफ ये होगा। ये हमने दिखाया जब स्प्रिंग को कंप्रेस किया गया है। ये वाला जो पोजीशन है हमारा कंप्रेशन वाला है, कंप्रेस किया गया है, दिस इज कंप्रेस्ड पोजीशन। अब यहां मान लो कि यही मीन पोजीशन यहां है, मीन पोजीशन से इसको एक्स डिस्प्लेसमेंट ऐसे किया गया, एक्स डिस्प्लेसमेंट यहाँ, ये एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और ये एलोंगेट किया हुआ है। तो अब देखिए जब इसके इधर खींचेंगे तो स्प्रिंग इसको इधर फोर्स लगाएगी, जिसको एफ ये दिया हुआ है। तो जिधर फोर्स होगा एक्सेलरेशन किधर होगा, उधर ही होगा।
तो एसेलरेशन का डायरेक्शन जो है इधर ही होगा, फोर्स इधर ही है, बट डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर है। तो ऐसा मोशन जिसमें डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल तो हो बट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो। देखो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, एसेलरेशन इधर है बट डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, एसेलरेशन इस डायरेक्शन में है। क्यों? क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है तो एसेलरेशन भी इधर होगा, बट डिस्प्लेसमेंट हमने इसको इधर खींचा है मीन पोजीशन से, तो एसेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट यहां भी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, यहां भी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? दिस मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये ध्यान रखेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन में एसेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट डायरेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में होगा दोनों, डिस्प्लेसमेंट और एसेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए कंडीशन क्या है? व्हाट आर द कंडीशंस? कंडीशन कौन कौन है? कंडीशन नंबर 1, सिस्टम शुड हैव रेस्टोरिंग फोर्स। ये वाला जो सिस्टम है इसके पास क्या होना चाहिए? रेस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए। रेस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या है? अगर मैंने इसको इधर खींचा, छोड़ दिया, तो ये स्प्रिंग इसको फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन की तरफ लाएगी। दैट फोर्स इज कॉल्ड रेस्टोरिंग फोर्स, पहला कंडीशन। दूसरा क्या है? द सिस्टम शुड हैव इनर्शिया। सिस्टम के पास इनर्शिया होना चाहिए। इनर्शिया किसकी प्रॉपर्टी है? मास की प्रॉपर्टी है। यानी ये मोशन होने के लिए उसके पास इनर्शिया की जरूरत होगी। अगर इनर्शिया नहीं है तो सिस्टम को पास इनर्शिया होना जरूरी है, तो एसएचएम उसमें होगा। जैसे ये मास है, इनर्शिया मीन्स मास है, चाहे ये सिंपल इनर्शिया हो या रोटेशनल इनर्शिया जिसको हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहे थे, वो होना चाहिए। सिस्टम शुड बी फ्रिक्शनलेस, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस होना चाहिए, वरना ये रिलेशन हम नहीं लिख पाएंगे, फिर उसमें मॉडिफिकेशन वगैरह आएगा। तो पहला कंडीशन है। थर्ड कंडीशन है कि हमारा सरफेस जो यहां देख रहे हैं यहां पे, इट शुड बी फ्रिक्शनलेस। तो ये 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन कि इसके पास रेस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन है कि सिस्टम के पास इनर्शिया होना चाहिए, यानी मास होना चाहिए। उसके बाद है फ्रिक्शन का फोर्स क्या होना चाहिए? ये 0 होना चाहिए, फ्रिक्शन का फोर्स नहीं होना चाहिए इसमें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो बट साइन निगेटिव हो। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है कि एक्सेलरेशन किधर होना चाहिए? देखो ये एक्सेलरेशन मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है, यही वाला मीन पोजीशन है यहाँ पे, दिस इज आवर मीन पोजीशन, यही मीन पोजीशन है, यही एक्सेलरेशन जा रहा है, यहां भी देख रहे हैं। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड द मीन पोजीशन है। तो ये 2 डिफिनेशन आपको रिकॉल करके और याद करके रखना पड़ेगा। ओके, तो ये डेफिनेशन है आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए और ये कंडीशन है। अब यहाँ एक लॉ है जिसको आप पढ़े हैं, जिसको हम लोग हुक्स लॉ कहते हैं। ये आगे भी हम पढ़ेंगे, या ये 9th में क्लास में पढ़ाया जाता है फिजिक्स में। फोर्स क्यों इसकी हमको जरूरत क्यों है? क्योंकि इसके लिए हमको इसकी जरूरत है क्योंकि इसी से रिलेटेड हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का फोर्स और अदर कैलकुलेशन को हम यूज करेंगे। तो क्या कहता है? फोर्स दैट इज अप्लाइड टू ए स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स जो होता है स्प्रिंग पे जब हम अप्लाई करेंगे, ये वाला स्प्रिंग है हमारा, इस पे जब हम फोर्स लगाएंगे, ये मान लो मास, इस पे फोर्स लगाएंगे, तो ये जो फोर्स लगता है ना, तो ये फोर्स इधर हम लगाएंगे तो स्प्रिंग इधर के तरफ एक फोर्स लगाएगी, और वो फोर्स जितना हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा ज्यादा, तो स्प्रिंग का फोर्स भी क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी कि अगर हम स्प्रिंग को ज्यादा कंप्रेस करेंगे तो ये ज्यादा फोर्स होगा। अगर हम इसको एलोंगेट भी ज्यादा करेंगे, अगर इस डायरेक्शन में ले जाते हैं, ये वाला डायरेक्शन अगर हमारा इधर हो गया, तो इस पे स्प्रिंग का फोर्स किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। और एक्स जितना ज्यादा आप खींचेंगे ये उतना ही बढ़ेगा, यानी एक्स बड़ा होगा तो ये स्प्रिंग का फोर्स भी क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। इफ द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड देयर इज नो नेट फोर्स ऑन द मास और द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अगर इसको आपने स्प्रिंग को नहीं खींचा है
तो नेट फोर्स आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस पे कोई फोर्स अगर अनस्ट्रेच्ड पोजीशन में है, नाइदर कंप्रेशन नॉर स्ट्रेच, अगर कोई नहीं, कंप्रेशन भी नहीं है, इसको खिंचाव भी नहीं है, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा और इस पे नो नेट फोर्स एक्ट करेगा। ये सब क्वेश्चन में रहता है, बहुत सिंपल वे में ये दिया रहेगा कि अगर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है तो उस पे कोई भी मास अटैच है तो उस पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। इस मास पे फोर्स तभी लगेगा जब ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ से स्ट्रेच्ड किया जाए इसको। थर्ड है, इफ मास इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम then the spring will exert a restoring force which is force that tends to restore it to the equilibrium position। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने की हमेशा कोशिश करता है, इसीलिए तो इसको रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। जैसे अभी ऊपर दिखाया मैंने आपको, इसको अगर आप यहां से ऐसे खींचेंगे तो ये स्प्रिंग इधर फोर्स लगाएगी, क्यों, क्योंकि ये अपने नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग इसको लाना, इसको खींचेंगे तो स्प्रिंग तो फैल जाएगी, तो स्प्रिंग फैलेगी तो स्प्रिंग क्या चाहती है कि फिर ये फोर्स लगा के अपने नेचुरल लेंथ को इसको रीस्टोर कर ले, तो इसीलिए इसको रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं या इसको इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करता है। अब जब ये फोर्स हम इसको हटाते हैं, इनफैक्ट यहाँ पे एक निगेटिव साइन लगता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच जो है ये हमेशा निगेटिव साइन लगा रहेगा यहाँ पे, क्योंकि जिधर डिस्प्लेसमेंट होगा स्प्रिंग का फोर्स उसके अपोजिट होगी। फोर्स जो है जैसे ये आपका है ना, अगर इधर आप डिस्प्लेसमेंट ले जाएंगे तो स्प्रिंग का फोर्स इधर है, तो इसीलिए F इक्वल टू माइनस के एक्स लिखते हैं, वेयर F इज इलास्टिक फोर्स, K इज ए स्प्रिंग कांस्टेंट एंड X इज डिस्प्लेसमेंट। तो दिस फोर्स एंड दिस डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये हमेशा क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये समझ गए, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। दूसरा हमने देखा कि एक्सेलरेशन जो है ये प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के विथ निगेटिव साइन रहेगा। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के कंडीशंस हैं। अब हम बात करेंगे एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब ये बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में है तो उस कंडीशन में इसका एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू कैसे निकालेंगे, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होगा कितना इसमें, ये हम अभी बात करेंगे, है ना, बहुत सिंपल है, कोई ये नहीं। मान लीजिए कंसीडर ए मास एम अटैच टू वन एंड ऑफ इलास्टिक स्प्रिंग, जो कि ऊपर है, ये आपका इलास्टिक स्प्रिंग में यही वाला मास है, मान लो कि ये अटैच है यहाँ पे, ये एम मास यहाँ पे अटैच किया हुआ है, ये वाला एम मास इस स्प्रिंग से यहाँ अटैच है, अटैच कर दिया जाए। अब जैसे ही इसको डिस्प्लेसमेंट देंगे तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि एक्सेलरेशन जो है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, चाहे स्प्रिंग को आप कंप्रेस करें या एलोंगेट करें, दोनों के केस में एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, एक्सेलरेशन जो होता है वो फोर्स बाई मास होता है, अभी हम उस रिलेशन में आगे आएंगे, है ना। तो ये मास हमारा m लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसका हमको एक्सप्रेशन निकालना है। कंसीडर मास m अटैच टू वन एंड ऑफ द इलास्टिक स्प्रिंग, इलास्टिक स्प्रिंग के एक एंड से क्या है, कनेक्टेड है, विच कैन मूव फ्रीली ऑन फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। तीनों कंडीशन हमने पढ़ाई था कि ये सरफेस फ्रिक्शनलेस होना चाहिए, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे इस मास को रखा हुआ है। अब क्या करते हैं इस मास को, देखिए, when the mass is released it begins to vibrate about its mean और इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या मतलब है इसका सेकेंड वाले लाइन का, ये वाला लाइन जो है, जब हम इस मास को यहां से देखिए, जब इस मास को हम यहां पे था पहले, ये पोजीशन है, इसको हमने कंप्रेस किया यहाँ लेके आप छोड़ दीजिए, इसको कंप्रेस करके छोड़ देना है,
तो फिर ये यहाँ आएगा, यहाँ आने के बाद फिर ये यहाँ पहुंचेगा, ये वाले पोजीशन पे जो ये दिखा रहा है, इस पोजीशन पे पहुंचेगा ये। फिर यहाँ से फिर स्प्रिंग अपने तरफ इसको खींचना शुरू करेगी ऐसे। फिर यहां से जाके फिर ये वाला पोजीशन आएगा, यानी ये मीन पोजीशन से क्या करेगा, ये स्प्रिंग आपका ये मास जो है, ये मास जो है मीन पोजीशन से ये क्या करेगा, कभी इसको दबाएगा, कभी इधर जाएगा, और इस तरह से ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने लगेगा, इधर जाएगा इधर जाएगा। इसीलिए इस मोशन को हम लोग ऑसिलेशन भी कहते हैं, कि ये मीन पोजीशन के अबाउट, ये अगर मीन पोजीशन है, दिस इज मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का मतलब क्या है, दो बातें समझिएगा। मीन पोजीशन का मतलब यहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो, इस पे जो है नेट फोर्स जो एक्ट करेगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन का तीन कंडीशन है, कि जहां पे नेट फोर्स जीरो हो, जहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, जहां पे एक्सेलरेशन जीरो हो, ऐसे जगह को हम लोग मीन पोजीशन कहते हैं। यहाँ पे जब पहुंचेगा तो इसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। अभी हम आगे भी आपको एक्सपेंड करेंगे कि ये कैसे जीरो हो जाएगा। तो इस पोजीशन को मीन पोजीशन कहते हैं। यहां से जैसे इधर जाएगा फिर मीन पोजीशन को आएगा, फिर स्प्रिंग खींच के इधर ले जाएगा, फिर ये क्या करेगा, ऑसिलेट करने लगेगा ऐसे ऐसे इस पोजीशन को। तो इसीलिए इसको हम लोग मीन पोजीशन कहा जाता है। तो ये क्या करेगा, व्हेन मास इज रिलीज्ड इट बिगिंस टू वाइब्रेट अबाउट मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन, but due to elastic spring opposes the applied force which produces a displacement, this opposing force is called restoring force। ये हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब हम निकालेंगे आपको कि इस एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आएगा। अब देखिए, एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के लिए एक्सप्रेशन जो अभी हम बात कर रहे थे वही है। रेस्टोरिंग फोर्स उधर पीछे लिखे हैं, एफ आर इक्वल टू माइनस के एक्स हो जाएगा, यही है रेस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स। ये रेस्टोरिंग फोर्स हमेशा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। if acceleration is the if a is the acceleration produced by f in mass spring system at any instant, then according to Newton's second law force equal to क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। और एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इक्वल टू ये मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसको हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं dv बाई dt, और dv बाई dt को क्या लिख सकते हैं, m d2x बाई dt स्क्वायर लिख सकते हैं। ये दो बार डिफ्रेंशिएशन हो गया। v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू dx बाई dt होता है। तो यहां पे डाल दिया v के जगह पे dx बाई dt, तो d2x बाई dt स्क्वायर हो गया। और इतना नहीं लिख करके शॉर्ट फॉर्म में इसको डबल डॉट यहाँ पे दिया हुआ है, ये दो डॉट लिख देते हैं। मतलब क्या है, इस x का दो बार डिफरेंशिएशन है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये वर्ड जो लिखा हुआ है, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम एक्स डबल डॉट, ऐसा। ये वाला दोनों बात एक ही है। डबल डॉट लिखने का मतलब है कि आपका जो है एक्स का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ दो बार है तो उसको डबल डॉट लिखते हैं, तीन बार होगा तो ट्रिपल डॉट लिख देंगे, एक बार रहेगा तो सिंगल डॉट। यानी ये वाला जो हो गया इसको हम लिख सकते हैं एक्स डॉट भी लिख सकते हैं, एक डॉट dx बाई dt, दो डॉट मीन्स एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। तो ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है F इक्वल टू। अब क्या करिए कि आप फोर्स के जगह पर ये वाला वैल्यू डाल दिया m x डबल डॉट यहाँ पे इस इक्वेशन में, और माइनस के एक्स इधर कर दिए। ये वाला इक्वेशन वन में एफ आर जो रेस्टोरिंग फोर्स है उसको m इंटू ए से लिख दिया, मास इंटू एक्सेलरेशन, दिस इज मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन इज x डबल डॉट विच इज इक्वल टू d2x बाई dt स्क्वायर। अब यहां से x डबल डॉट मीन्स क्या है, ये एक्सेलरेशन है x डबल डॉट, m को इधर डिवाइड कर देंगे तो माइनस के बाई m हो गया मल्टीप्लाइड बाई x हो गया। अब इसको ये देखो कि हमारे पास जो है ये टोटल टर्म जो है माइनस को इधर भेज देते हैं। तो और इसको जो है हम कह सकते हैं कि इसमें जो ये डबल डॉट है दिस इज एक्सेलरेशन, नथिंग बट दिस इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस
माइनस हटा दो, के बाई एम इंटू माइनस एक्स, ये कर देते हैं। ये के क्या है, कांस्टेंट है। मास भी क्या होता है, किसी चीज का कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट और कांस्टेंट का रेशियो क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। दैट इज व्हाई हियर रिटेन के बाई एम इक्वल टू कांस्टेंट। इसको हम कांस्टेंट लिख देते हैं, क्योंकि के इज कांस्टेंट, मास इज कांस्टेंट, तो रेशियो भी इसका कांस्टेंट होगा। तो इससे पता क्या चला कि ये एक्सेलरेशन जो है ये प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब इसको माइनस हो गया ये वाला, यहां से अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है यहाँ पे, बट आपको मैथमेटिक्स थोड़ा लर्न कर लेना है यहाँ पे। मैथमेटिक्स समझ गए तो ठीक है, वरना लर्न कर जाइए, इसको समझ में आ ही जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ए क्या निकल के हमारे पास ये आ गया, ए इज, अब इसी इक्वेशन को हम लिखते हैं, एक्स डबल डॉट इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स है। अब इस पूरे को उठा के इधर लाते हैं, इस पूरे होल थिंग को, ये एक्सेलरेशन है। तो ये एक्स डबल डॉट प्लस के बाई एम डॉट, ये एक्स इक्वल टू हो गया 0। ये क्या है कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, अब इसको क्या करना होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का फिजिकल मीनिंग समझिए। यानी यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो इस x का 2 बार डिफरेंशिएट किया गया और उसको k बाई एम से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पे 0 आया है ये। तो x का एक ऐसा वैल्यू चूज करिए इसमें, जब हम उस वैल्यू को डालें, उसको k बाई एम से मल्टीप्लाई करें, उस x को 2 बार डिफरेंशिएट करें और ऐड करें तो ये 0 दे देगा, वही x इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे आप इक्वेशन लिखते हैं ना, मान लीजिए कि आप कोई इक्वेशन लिखते हैं, जैसे 2x प्लस, सपोज करिए कि 3 इक्वल टू दिया हुआ है, मान लिया यहाँ पे दिया हुआ है 2x प्लस 3 इक्वल टू, मान लो 0 दिया हुआ है। तो अब इसमें से कहेगा कि x का कौन सा वैल्यू डालें कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 से ऐड करने पे ये 0 आ जाए। तो यहाँ आपको पता होता है, तो लिख देते हैं x इक्वल टू माइनस 3/2। ये वाला वैल्यू अगर इसमें हम डाल देंगे, 2 इंटू माइनस 3/2 प्लस 3 कर देंगे, तो ये 0 आ गया ना। लेकिन ये इक्वेशन क्या है, आपको इस तरह का 1 डायमेंशनल लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका x का जो वैल्यू होगा ये हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो उसको सॉल्व करें कैसे, तो इसको सॉल्व करने का जो है, जो रूल है, वो हम आपको बताते हैं कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको डिफरेंशियल इक्वेशन का जो रूल होता है उसको जो है हमको देखना पड़ेगा, इसके डिफरेंशियल इक्वेशन के। एक सेकेंड, क्या हो गया, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो रूल है उसको हम आपको यहां से बताते हैं, इसको सॉल्व कर कैसे कर सकते हैं। सो यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन बाय यूजिंग मैथमेटिक्स, वेरी सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई मुश्किल भी नहीं है। इसको हमने यहाँ फिर डाल दिया। तो अभी हमारे पास जो इक्वेशन आया था वो ये था, अभी हमने लिखा पीछे, आपको क्या लिखा, एक्स डबल डॉट प्लस के बाई एम मल्टीप्लाइड बाई एक्स इक्वल टू 0। यानी एक्स का ऐसा वैल्यू लेना है जिसको इसके साथ के बाई एम के साथ मल्टीप्लाई करो और उसको 2 बार डिफरेंशिएट करो टाइम के साथ, और फिर वो जब ऐसा करने पे 0 आ जाए तो वही एक्स क्या कहलाएगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा, या डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका जो सॉल्यूशन होगा ये आप लिख समझ जाइए, एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव होगा, ये फाइव होगा, फाइव वेयर ए, ये भी एक जो है इसको हम लोग ये एम्पलीट्यूड कहते हैं, और ओमेगा का वैल्यू जो आएगा रूट अंडर के बाई एम होगा, अभी हम बता रहे हैं आपको ये सब। एंड
फाई क्या है, एक कांस्टेंट है, इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड फेज कांस्टेंट। फेज कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट का मीनिंग क्या है, यानी इसका मतलब है कि एक्स के जगह पे अगर ये वाला वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दिया जाए, इस इक्वेशन में, और इसको दो बार क्या किया जाए, डिफरेंशिएट किया जाए इस इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐड करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा। करके भी हम दिखाते हैं, देखिए इसको आप दो बार डिफरेंशिएट करो टाइम के साथ, तो क्या आएगा आपको, दो बार जब टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो, एक बार करते हैं dx बाई dt करते हैं, तो इसको x डॉट कहेंगे, इक्वल टू, इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है, तो a तो कांस्टेंट है, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और टाइम के साथ कर रहे हैं ना, तो टाइम के साथ ये जो मल्टीप्लाई है ना, ये यहाँ आके मल्टीप्लाई में यहाँ हो जाएगा, a इंटू ओमेगा हो जाएगा, a इंटू ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हो गया, एक बार डिफरेंशिएशन हो गया। दोबारा एक बार और डिफरेंशिएट करिए इसको, dx बाई डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, तो इसको कहेंगे x डबल डैश। अब एक बार इसको और डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, माइनस नहीं होता है, तो ये माइनस, तो यहाँ इसका बाहर ये निकल गया a ओमेगा, और यहां से जो ओमेगा मल्टीप्लाइड है ना, ये भी बाहर आएगा डिफरेंशिएशन से, इनटू ओमेगा, और हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये आया, यानी दो बार डिफरेंशिएट किए तो मुझे ये मिला, है ना, और x कितना है, ये है। इस वैल्यू को, इस दोनों वैल्यू को आप क्या करो, इस इक्वेशन में डालो, इस वाले, एक x के जगह पे ये वैल्यू डालना है, और x डबल डैश के जगह पे जो नीचे निकला है इस वैल्यू को डालते हैं। देखिए क्या आता है, x डबल डैश, x डबल डैश का मतलब है, ये लिखेंगे माइनस a ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हो गया, प्लस के बाई एम, और x माने थे क्या, x था हमारा a कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव था, ये यही था ना। देखो हमने x का वैल्यू डाल दिया, और क्या कर दिया, x का वैल्यू डाल दिया, और x डबल डैश का दोनों का वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दिया, इस वाले इक्वेशन में डाल दिया, ये लिख दिया। आप देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा, देखो कैसे आएगा जीरो, ये वाला वैल्यू इतना हो गया। अब यहाँ पे इफ ओमेगा इज टेकन एज रूट बाई के बाई एम, ओमेगा का वैल्यू अगर हम डाल देते हैं रूट अंडर के बाई एम, तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, दिस गिव्स अस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट गया यहाँ से। अब ओमेगा स्क्वायर के जगह पर आप के बाई एम यहाँ डाल दो, यहाँ पे खाली के बाई एम डाल के दे, तो यहाँ पे जैसे ही आप के बाई एम डालोगे इस इक्वेशन में, के बाई एम ओमेगा स्क्वायर के जगह पर के बाई एम डालना है, तो देखो ये दोनों सेम हो जाएगा कि नहीं। तो दिस होल इक्वेशन, दिस इक्वेशन आई एम राइटिंग अगेन हियर, सो माइनस ए इंटू के बाई एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और ये हो गया माइनस, सॉरी प्लस के बाई एम, यहाँ ए है, इंटू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। देखो दोनों कट गया कि नहीं, दोनों सेम चीज है, जीरो आ गया, तो इसका मतलब है कि जो x इक्वल टू, ये जो हम वैल्यू लिखे हैं, x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, यहीं से हमारा अब सारा बात शुरू होगी स्टैंडर्ड वाला, यानी कि ऐसा डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होगा जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को बताएगा, वो x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव होगा। ये अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का पोर्शन हम डिस्कस करेंगे। x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस आपका हो गया फाइव हो गया, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन निकल के आया डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा। x जो है, x क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मीन पोजीशन, और x वो बड़ा से बड़ा डिस्टेंस जो मीन पोजीशन अगर ये है, यहां से यहां बड़ा से बड़ा पोजीशन, और ये बड़ा से बड़ा डिस्प्लेसमेंट जो मीन पोजीशन से जाएगा, ये बड़ा से बड़ा डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मीन पोजीशन है। और